एनवीएन के दोस्तों, हसन कमाल की तरफ से नमस्कार, सलाम। कमाल की बात में आपका बहुत बहुत स्वागत, आपको खुश आमदीद, आपको वेलकम। दोस्तों, हमने अपने पिछले वीडियो में फ़लस्तीन और इजराइल के बीच में होने वाली जंगबंदी, युद्ध विराम, सीज़ फायर के बारे में बातें की थी और ये बताया था कि नेतन्याहू ने इस बार गज़ा पर हमला करके बहुत संगीन, बहुत बड़ी गलती की। और हमने आपको ये बताया था कि ये उनकी शिकस्त है, उनकी हार है, उनकी डिफीट है। क्यों? उसकी वजह यह है कि सिर्फ चंद दिन पहले तक, यानी जंगबंदी थर्सडे और फ्राइडे की नाइट को हुई है, फ्राइडे की मॉर्निंग समझ लीजिए। लेकिन 2 दिन पहले जब दुनिया के कई लीडरों ने और यूएनओ ने भी, यूरोपियन पार्लियामेंट के फॉरेन सेक्रेटरी ने भी उनसे ये कहा कि जंग बंद की जाए, सीज़ फायर किया जाए, ख़त्म किया जाए इसे, तो उनका ये जवाब था कि हम जब तक हमास को पूरी तरीके से तबाह नहीं कर देंगे तब तक हम नहीं रुकेंगे। यानी उन्होंने दुनिया से कह दिया था कि तुम सब जाओ जहन्नुम में, हम वही करेंगे जो हमें करना था। लेकिन सिर्फ 2 दिन के बाद उन्हें जंगबंदी करना पड़ी, करने पर मजबूर होना पड़ा। और जैसा कि मैंने पहले आपको बताया, जितने लोग मारे गए हैं, जितने फ़लस्तीनी, उसमें सिर्फ 15 ऐसे हैं जो हमास के सोल्जर्स कह सकते हैं आप उन्हें, हमास के लड़ाकू थे, बाकी सब आम लोग थे। ये हमला हुआ क्यों था? ऐसे तो जाहिर है कि वो जो जुमे की नमाज का वाक़या मैं आपको बता चुका हूँ, रमज़ान की आखिरी नमाज का, मस्जिद अक़सा की बात आपको बता चुका हूँ। लेकिन असल वजह क्या थी? असल बात यह है मेरे दोस्तों कि नेतन्याहू को 2 साल में 4 बार इलेक्शन का सामना करना पड़ा है और एक बार भी वो अपनी पार्टी को मेजॉरिटी नहीं दिला सके। इसराइल में एक कानून है, उनके कॉन्स्टिट्यूशन में है। ये जितनी बातें मैं आपको बता रहा हूँ, ये मैंने कहीं और से नहीं ली है, ये मैंने इसराइल के मीडिया से ली हैं। यानी मैंने ये जेरूसलम पोस्ट, इसराइल टाइम्स और हार्ट्स इसराइल से ली, जो एक लेफ्टिस्ट पेपर। तो इसराइल का कॉन्स्टिट्यूशन ये कहता है कि अगर किसी मिनिस्टर के ऊपर करप्शन का कोई चार्ज लगे तो सबसे पहले तो उसे इस्तीफ़ा देना पड़ता। फिर जब तक के इंक्वायरी हो और इंक्वायरी के बाद उसे क्लीन चिट न मिल जाए तब तक वो दोबारा मिनिस्टर नहीं बन सकता। लेकिन ये कानून सिर्फ इसराइल के प्राइम मिनिस्टर पर लागू नहीं होता। दोस्तों, नेतन्याहू पर करप्शन के 5 संगीन चार्जेस, उनकी बीवी पर भी है, लेकिन उन पर 5 बड़े बड़े चार्जेस हैं, जिनमें से कई की इंक्वायरी कंप्लीट हो गई है और एक चार्ज तो ऐसा है जो इसराइल की सेशन कोर्ट में चल रहा है और बिल्कुल अपने आखिरी स्टेजेस में है। फैसला कभी भी हो सकता है और नेतन्याहू को मालूम है कि फैसला क्या होने वाला है। तो पब्लिक में अपनी सपोर्ट पैदा करने के लिए, जैसा कि बहुत से लोग करते हैं, हमारे यहाँ भी होता है, आप देखते रहते हैं कि जब कोई और रास्ता नहीं मिलता गवर्नमेंट को भागने का, तो कोई ना कोई जंग का बहाना, कोई अपना टेररिज्म का वाक़या, ये सब करके लोगों को का अटेंशन डाइवर्ट किया जाता है। नेतन्याहू ने भी यही किया, पब्लिक सपोर्ट हासिल करने के लिए कि अगर हमने गज़ा पर हमला कर दिया। उन्होंने तो ये भी दावा किया था कि हम उस वक्त तक नहीं रुकेंगे जब तक कि गज़ा को इसराइल का हिस्सा नहीं बना लेंगे।
लेकिन ये सब वो नहीं कर सके। ये सब, और उनको सबसे बड़ा खतरा नेतन्याहू को ये है कि इस बार इसराइल में एक लेफ्टिस्ट गवर्नमेंट बन सकती है। वो ये कह चुके हैं। उन्होंने अपने पार्लियामेंटेरियन से कहा, उन्होंने दूसरों से कहा कि अगर लेफ्टिस्ट गवर्नमेंट इसराइल में बन गई तो इसराइल ख़त्म हो जाएगा। लेकिन इस बार इस बात के पूरे चांसेस हैं कि इसराइल में एक लेफ्टिस्ट गवर्नमेंट बन जाए और नेतन्याहू उस गवर्नमेंट को किसी भी कीमत पर, ये नहीं चाहते कि वो ये गवर्नमेंट वजूद में आए, ये गवर्नमेंट बने, और उसके लिए उन्होंने ये सब किया। लेकिन इस बार हमेशा इससे पहले भी 50 दिन की वार हो चुकी है हमास और इसराइल में। 50 दिन की, ये तो 11 दिन की थी। 50 दिन की वार हो चुकी थी, लेकिन तब फिलिस्तीन के हक में कोई नहीं बोला था, या जो लोग बोले थे उनकी इतनी आवाज़ नहीं थी। तब फिलिस्तीन के पीछे कोई वर्ल्ड पावर नहीं थी। आज इसराइल के पीछे 2 वर्ल्ड पावर्स हैं। एक रूस, जिसने तैयब अर्दोगान से ये कहा है कि हम गज़ा की हिफाजत के लिए हमें गज़ा में एक इंटरनेशनल फोर्स भेजना चाहिए जो हमला नहीं करे, लेकिन अगर गज़ा पर हमला हो तो उसको डिफेंड करे, उसे बचाए। दूसरा चीन। आपको मालूम है दोस्तों, इसराइल ने चीन के ऑफिशियल टीवी को अपने यहाँ दिखाना बंद कर दिया है, क्योंकि चीन ने पहली मर्तबा दिखाया दुनिया को और चीन को कि किस तरीके से ज़ायोनिस्ट, मैं यहूदियों की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं ज़ायोनिस्ट की बात कर रहा हूँ, जो उतने ही ख़तरनाक हैं जितने हिंदुस्तान में हिंदुत्ववादी हैं। तो चीन ने ये बताया कि ज़ायोनिस्ट किस तरीके से पैलेस्टीनियंस पर और अरब्स पर पिछले 50 साल से जुल्म ढाते रहे हैं। इसराइल इतना घबराया इस बात से कि उसने जैम कर दिया CGTN को, चाइना का जो टीवी स्टेशन है उसको जैम कर दिया। तो पहली मर्तबा इसराइल को ये मालूम हुआ कि वो इस वक्त बिल्कुल अकेला है, कोई भी उसके साथ नहीं। और हद ये है कि इसराइल की जनता भी अब उसके साथ नहीं है। मैंने आपसे पहले भी कहा था, पिछले वीडियो में भी कहा था, और आज भी बता रहा हूँ आपसे कि जो लोगों ने दुनिया में डिमॉन्स्ट्रेशन किए हैं, प्रदर्शन किए हैं, मुजाहिरे किए हैं, उनमें ज्यूज़ भी शामिल हैं। और क्यों शामिल हैं? ज्यूज़ ने यह कहा कि नेतन्याहू जो कर रहे हैं वो बहुत गलत कर रहे हैं, वो जो कर रहे हैं वो ज्यूज़ के नाम पे कर रहे हैं, तोरा के नाम पे कर रहे हैं, वो गॉड के नाम पे कह रहे हैं, और हम इसके खिलाफ हैं। उन्होंने ये क्यों कहा? उन्होंने ये इसलिए कहा कि दोस्तों, यहूदियों के ख़िलाफ़ दुनिया में कभी बहुत ज़्यादा हमदर्दी नहीं रही। उसकी वजह उनका मज़हब नहीं था, उसकी वजह ये था कि यहूदी दुनिया के बहुत बड़े साहूकार थे, महाजन थे, सूद पे का धंधा करते थे, और सूद का धंधा करने वालों लोगों को कभी हमदर्दी नहीं होती। 13वीं सदी में शेक्सपियर ने मर्चेंट ऑफ वेनिस लिखा था, जिसमें यहूदियों के इस कैरेक्टर को, यानी उनकी सूदखोरी को उजागर किया गया था। यहूदियों को ये एहसास है कि होलोकॉस्ट की वजह से, जर्मन में हिटलर ने उनके साथ जो किया, उसकी वजह से जो उनके लिए दुनिया में हमदर्दी पैदा हुई, और जो बिल्कुल सही हमदर्दी पैदा हुई। कहीं ऐसा न हो कि ये गज़ा पर हमला उस हमदर्दी को ख़त्म कर दे, और फिर दुनिया में यहूदियों के लिए जगह जगह वैसे ही हालात हो जाएं जैसे इससे पहले कई सदियों तक, कई सेंचुरी तक रहे हैं। इस बात ने उन्हें मजबूर किया कि वो आए, सामने आए, और ये बहुत अच्छी बात है कि वो सामने आए। हम वेलकम करते हैं उनके सामने आने का। तो यहूदियों से कोई लड़ाई नहीं है, यहूदियत से कोई लड़ाई नहीं, लड़ाई ज़ायोनिज़्म से है। लड़ाई इसराइल के उन लोगों से है कि जो ग्रेटर इसराइल का ख्वाब सजाए बैठे हैं। जैसे हमारे हिंदुस्तान में अखंड भारत का है, वैसे ही इसराइल में भी एक ख्वाब देखा जाता है ग्रेटर इसराइल का। तो लड़ाई उनसे है। लड़ाई इस बात की है कि अगर यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन ने अपने रेजोल्यूशन में ये कहा था कि 2 स्टेट्स बनेंगी, एक इसराइल और दूसरी पैलेस्टाइन, तो दोनों स्टेट्स को बनाना पड़ेगा। और दोस्तों, मैं आपसे एक बात कर रहा हूँ, ये जो सीज़फायर हो गया, ये सब कुछ हो गया है, आप देखिएगा ये बात ख़त्म नहीं हुई है, अब रुकेगी नहीं। इसराइल की परेशानी बढ़ने वाली है।
टू स्टेट फार्मूला, दो स्टेट का फार्मूला, पैलेस्टाइन इसराइल का फार्मूला अब बहुत शिद्दत से सामने आने वाला है। थोड़े दिन रुक जाइए, आप देखिएगा कि ये टू स्टेट फार्मूला बड़ी शिद्दत से दुनिया में बहस का मौजू बना होगा। एक अच्छी बात यह है कि हमारी गवर्नमेंट ने, भारत सरकार ने, इंडियन गवर्नमेंट ने भी इस तमाम मामले में इसराइल का साथ नहीं दिया। पैलेस्टाइन किस लिए बोले, ये अगर नहीं भी बोले तो सब जानते हैं कि बोल चुके हैं पैलेस्टाइन के लिए। वजह क्या है सब जानते हैं, कोई ढकी छुपी बात नहीं है कि नेतन्याहू और नरेंद्र मोदी में बड़ी गहरी दोस्ती है। जब गए थे नरेंद्र मोदी इसराइल, तो नेतन्याहू उन प्लेन तक गए थे चलकर उनका स्वागत करने के लिए, उनको गले से लगाने के लिए, और उन्होंने कहा था कि इंडिया और नरेंद्र मोदी मेरे दोस्त हैं। लेकिन इसके बावजूद अगर मोदी सरकार को भी इस मामले में पैलेस्टाइन का साथ देना पड़ा है, तो उसकी वजह यह है कि लाखों हिंदुस्तानियों को रोज़गार अरब कंट्रीज ने दिया है। इसराइल ने तो शायद 100 इंडियंस को भी मुलाजमत न दी हो, नौकरी न दी हो। तो इसराइल भारत को क्या देता है? हथियार देता है। वो हथियार भी कैसे देता है? रियायती दामों पे नहीं देता है, डॉलर्स में कीमत लेता है, और वो भी आज नकद कल उधार की सूरत में लेता है, कोई रियायत नहीं करता। उसके अलावा इसराइल हमको क्या देता है? तो इसलिए इस सरकार की भी ये मजबूरी थी कि नेतन्याहू के बारे में कोई बात कहने से या उनकी हमदर्दी से गुरेज करें, क्योंकि उसके बहुत ख़राब असरात होते। फिर भी अंधभक्तों ने, जो जाहिर है कि उन्हीं के लोग थे, जो उनके IT सेल के लोग हैं, उन लोगों ने इसराइल, वी आर विद इसराइल, और इसराइल हम तुम्हारे साथ हैं, ये सब किया, जिससे यह मालूम होता है कि बीजेपी पार्टी की क्या पॉलिसी है इसराइल की तरफ। लेकिन बहरहाल गवर्नमेंट तो वो पॉलिसी नहीं अख्तियार कर सकती। इसलिए मैं कह रहा हूँ आने वाले चंद दिन नेतन्याहू के लिए बड़ी मुसीबत के दिन होने वाले। पहली बात तो ये है कि उनकी गवर्नमेंट नहीं बनने वाली। अगर उनकी गवर्नमेंट नहीं बनी और अगर वो प्राइम मिनिस्टर नहीं रहे, तो दोस्तों फिर उन्हें गिरफ्तारी से कोई नहीं बचा सकता। वो गिरफ्तारी से बच नहीं सकते। इसी गिरफ्तारी से बचने के लिए उन्होंने ये इतनी बड़ी तबाही फैलाई पूरे गज़ा में और पूरे फ़लस्तीन के इलाके में। आज उन्हें उस फ़लस्तीन और उस हमास के आगे सर झुकाना पड़ा। मैं जानता हूं दुनिया का हर इंसाफ पसंद आदमी इस वक्त खुश हो रहा होगा, और अगर इस वक्त फ़लस्तीन में मस्जिदों में अज़ानें हो रही हैं, लोग खुदा की शुक्र के लिए शुक्राने की नमाज़ पढ़ रहे हैं, तो कोई ताज्जुब नहीं। और अगर आज इसराइल में सन्नाटा छाया हुआ है, बिल्कुल खामोशी है, तो उसकी वजह यह भी है कि इसराइल जानता है कि 67 में जो जंग उसने 3 मुल्कों यानी इजिप्ट, सीरिया और जॉर्डन की फ़ौजों से जीती थी, वो हमास से वो जंग वो हार चुका है। तो वीडियो आज यही ख़त्म करते हैं मेरे दोस्तों। अगले वीडियो तक के लिए हसन कमाल, आज़म शहाब, डॉक्टर सलीम और फैसल सैयद को इजाज़त दीजिए। फिर मिलेंगे, जल्द मिलेंगे, नई बात करेंगे। तब तक के लिए जय हिंद और खुदा हाफिज़।